दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। आखिर क्या हुआ नीतीश कुमार की नई कैबिनेट से मुसलमानों का पत्ता साफ। जी हां, बिहार में सोमवार को नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में करीब 17% आबादी वाले मुसलमानों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जी हां, आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार बताई जा रही है जिसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को जगह नहीं मिल पाई है। जी हां, ऐसा भी नहीं है कि इस स्थिति के लिए मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि जेडीयू ने जिन 11 मुसलमानों को इस चुनाव में टिकट दिया था वे सारे के सारे विरोधी दलों के प्रतिद्वंदियों से मात खा गए, यानी कि हार गए। इसका एक असर यह भी हुआ कि 2015 में कुल 24 मुस्लिम विधायक चुनकर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 19 को ही यह मौका मिल पाया है। दोस्तों दीपावली का पर्व समाप्त हो गया है। जी हां, अब छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। जी हां, दीपावली के 6 दिन बाद सूर्य की उपासना और आस्था का पर्व छठ आज बुधवार से शुरू हो रहा है, जिसमें डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। जी हां, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य हिस्सों खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस पर्व में सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य देने वाली महिलाओं और पुरुषों का 36 घंटे से ज्यादा का व्रत गुरुवार शाम से शुरू हो जाएगा। जी हां, छठ की शुरुआत आज से होगी, लेकिन सूर्य को अर्घ्य 20 नवंबर की शाम और 21 की सुबह दिया जाएगा। जी हां, कल नहाए खाए से शुरू हुआ यह पर्व, जिसमें लौकी, दाल और चावल बनता है। उसके अगले दिन यानी कि आज खरना होता है, जिसमें खीर और पूरी बनाई जाती है। छठ करने वाली महिलाएं और पुरुष खरना की खीर खाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद सूर्य का अर्घ्य देने के पश्चात ही अन्न और जल ग्रहण करते हैं। जी हां, छठ बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्रत है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाने लगा है। जी हां, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। इन 2 महानगरों में भी छठ धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों एनडीए की नई सरकार की पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया है। जी हां, 23 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के पहले सत्र में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी निभाएंगे। जी हां, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वे नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराएं। प्रोटेम स्पीकर के आसन पर रहते ही नए स्पीकर का चुनाव संपन्न होगा। जीतन राम मांझी विधानसभा के पुराने सदस्यों में आते हैं और परंपरा के मुताबिक सबसे अनुभवी सदस्यों में से ही किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वैसे तो जीतन राम मांझी 3 दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें व्यापक पहचान मई 2014 में मिली, जब अचानक से नीतीश कुमार ने उन्हें सूबे का यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार के इस सांसद को कोरोना हो गया है। जी हां, पत्नी और बेटा भी संक्रमित पाए गए हैं। जहां चुनाव के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में कोरोना संक्रमण के ताजा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके संपर्क में आने के कारण पत्नी और बेटा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां फिलहाल डॉक्टर जावेद दिल्ली में हैं और वहीं इनका इलाज चल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद की तबीयत खराब हुई थी, जहां जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार के अन्य सदस्यों में भी कोरोना टेस्ट कराई गई। जांच रिपोर्ट में पत्नी और बेटे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां फिलहाल कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में एम्स में एडमिट और उनके बेटे को दिल्ली स्थित आवास में ही आइसोलेशन पर रखा गया है। बिहार के नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करा दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन के अलावा कुछ और विभाग रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास पर्यावरण, वन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास का विभाग है। बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज विभाग के अलावा उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी की जिम्मे ग्रामीण विकास के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय समेत संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रभार दिया गया है। जी हां, जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव को बिजली और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण जैसे मामले मिले हैं। जी हां, मेवालाल चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि शीला कुमारी को परिवहन विभाग मिला है। जी हां, जेडीयू के ही अशोक चौधरी को भवन निर्माण के अलावा समाज कल्याण विभाग की भी जिम्मेवारी दी गई है। जी हां, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को लघु सिंचाई के अलावा SC ST कल्याण विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, जबकि मुकेश सहनी को पशुपालन और मत्स्य
से विभाग मिला है। जहां बीजेपी के नेता मंगल पांडे को पूर्व की तरह यानी कि पहले की तरह ही इस बार भी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा उनके पास कला सांस्कृतिक विभाग भी रहेंगे। जहां बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह को कृषि सहकारिता समेत गन्ना विकास मंत्रालय दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता रामप्रीत पासवान को पीएचडी मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। जहां बीजेपी के ही जीवेश कुमार को पर्यटन, श्रम और खाद्यान्न विभाग और राम सूरत राय को राजस्व और विधि मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट से आज से 100 विमानों की आवाजाही होगी। जहां इससे पहले सोमवार तक पटना से 88 विमानों की आवाजाही होती थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने कल विमानों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इस नए शेड्यूल में कुल 12 विमानों को शामिल किया गया है। जहां इनमें इंडिगो की 6, गो एयर की 4 और स्पाइस जेट की 2 फ्लाइटें शामिल है। दिल्ली के बाद अब छठ पूजा पर घर जाने वाले स्टेशनों पर भी भीड़ बढ़ गई है। जहां इस भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ी तैयारियां की हैं। इसके अलावा रेलवे बड़ी संख्या में ट्रेनें चला रहा है। जहां छठ पूजा पर चलाई जा रही ट्रेनें मंगलवार को रवाना हो गई है, लेकिन अनारक्षित ट्रेनें नहीं चलने के कारण छठ पूजा पर घर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां मंगलवार को आनंद विहार से भागलपुर, पटना, पुरानी दिल्ली से सहरसा और नई दिल्ली से जयनगर के लिए ट्रेनें चलाई गई। भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाने पर राजद के निशाने पर नीतीश कुमार। जी हां, मंगलवार को नीतीश सरकार द्वारा मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया गया। बंटवारे के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। जी हां, भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल चौधरी को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में जगह दे दी है, जिसके चलते नीतीश मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि राजद के निशाने पर आ गई है। मेवालाल चौधरी पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप है। उन पर केस भी दर्ज है। जी हां, जिसके चलते वे जदयू से बाहर भी किए जा चुके थे। मामला कोर्ट में है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बनाया बल्कि शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेवारी भी सौंप दी। जहां इस पर राजद ने निशाना साधते हुए कहा है कि जिस भ्रष्टाचारी जदयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे भ्रष्टाचारी के भीष्म पितामह नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। यही है 60 घोटाले के संरक्षण करता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। यह आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है। नीतीश कैबिनेट में जगह पाकर गदगद है मुकेश सहनी। बोले हैं कि सीएम के साथ कदम से कदम मिलाकर करूंगा काम। जहां नीतीश कैबिनेट में जगह पाकर विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी गदगद हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भाग लेकर लौटे मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता करके अपनी खुशी जाहिर की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता ने एनडीए को जो जनादेश दिया है उसके लिए वे आभारी हैं। हम जनता के लिए एक सशक्त बिहार बनाने का काम करेंगे, पलायन के मुद्दे पर काम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार गरीब पिछड़े को साथ लेकर चलेगी। मुकेश सहनी ने अपने जीवन काल के संघर्ष को याद करते हुए कहा है कि बीते 21 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। मेरे विरासत में राजनीति नहीं है, ये मेरे संघर्ष का परिणाम है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में इसी तरीके से निरंतर संघर्ष करता रहूंगा और गरीबों के हित के लिए काम करता रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने जमकर सुर्खियां बटोरी है। जहां कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चलते ही महागठबंधन सत्ता से दूर हो गया। बिहार के बाद एआईएमआईएम अब बंगाल के चुनावी रण में भी उतरने की तैयारी में जुट गए हैं और बिहार में मिली सफलता के बाद उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जोश 7वें आसमान पर है। देश की सियासत में अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटी एआईएमआईएम का बीता हुआ काल कैसा रहा और इतिहास के पन्ने इसके बारे में क्या बताते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से। एआईएमआईएम का इतिहास लगभग 80 साल पुराना है। जी हां, इस पार्टी इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आजादी से पहले और आजादी के बाद। साल 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना की थी। जी हां, एआईएमआईएम की स्थापना की थी। तब से लेकर 1948 तक यह संगठन हैदराबाद को भारत से एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की मांग करता था, मगर ऐसा हो ना सका और हैदराबाद के भारत में विलय के बाद 1948 में भारत सरकार ने इस संगठन को प्रतिनिधित्व कर दिया। आजादी के 10 साल बाद इस संगठन का दूसरा दौर शुरू हुआ। यह इसके नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ा गया और ये एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आया। जी हां, हैदराबाद के भारत में विलय के बाद मजलिस के अध्यक्ष रहे कासिम राजवी पाकिस्तान जा चुके थे और संगठन की कमान हुए अब्दुल वहाब ओवैसी के हाथों में सौंप दिया था। तब से ओवैसी परिवार के हाथों में ही एआईएमआईएम की बागडोर रही। जहां अब्दुल वहाब के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम की कमान संभाली और अब उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। एआईएमआईएम को अपनी पहली चुनावी जीत साल 1960 में हासिल हुई, जहां जब सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के लिए चुने गए। जहां इसके 2 साल बाद वे विधायक बन गए।
तब से एआईएमआईएम का प्रसार लगातार बढ़ता रहा। साल 1984 में सलाहुद्दीन पहली बार हैदराबाद से लोकसभा चुने गए थे। जी हां, लेकिन उनकी पार्टी पर सांप्रदायिक दल होने के आरोप लगते रहे। मगर आंध्र प्रदेश की बड़ी सियासी पार्टियां कांग्रेस और तेलुगु देश दोनों ने अलग अलग समय पर एआईएमआईएम से गठबंधन बनाए रखा। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद से सांसद चुने गए थे और तब से इस सीट से वे जीतते रहे हैं। जी हां, 1984 में लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से ओबीसी परिवार के ही सदस्य जीतते रहे हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं और 1 एमपी भी हैं। जी हां, महाराष्ट्र में, और तेलंगाना विधानसभा में उसके 7 सदस्य हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर उसने अपनी ताकत और मजबूत कर ली है। तेजस्वी का तंज, उन्होंने कहा है कि 2 मजबूरों की मजबूर सरकार, जनादेश एनडीए के विरुद्ध। जी हां, नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के ठीक बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षी की बजाय वह बिहार के जनादेश का एवं एनडीए की 19 लाख नौकरी, रोजगार और पराई दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। आरजेडी ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि राजद शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट कर दिया है। जी हां, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासन देश में बदल दिया गया है। बिहार में बेरोजगारों, किसान, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही होगी। अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते नहीं खोले हैं तो फिर खोल दीजिए। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते पर ओवरड्राफ्ट बीमा समेत मिलती है ये सुविधाएं जो आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक देश भर में 40 करोड़ 20 लाख से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। इन बैंक खाते में 1,31,639 करोड़ रुपए की जमा राशि हो चुकी है। जी हां, सरकार ने इस स्कीम को 2015 में देश के उन लोगों और परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू किया था जिनका बैंक में खाता नहीं है। देश भर में 1,26,000 बैंक मित्रों को जनधन खातों से लोगों को जोड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस स्कीम के तहत 20 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खाते खुलवा चुके हैं। जी हां, कोरोना काल के दौरान अप्रैल में जून महीने के बीच सरकार ने 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में प्रति माह 500 रुपए जमा किए थे। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को कैश की समस्याओं से उबारने के लिए सरकार ने ये मदद की थी। तमाम सरकारी स्कीमों के बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इन खातों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जी, इस स्कीम के तहत लाभार्थी का बैंक में बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है। जी, ये अकाउंट उन लोगों का ही खुल सकता है जिनका किसी अन्य बैंक में खाता ना हो। इन खातों में किसी तरीके की मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जी, इनमें जमा रकम पर सालाना ब्याज भी खाता धारक को बैंक की ओर से दिया जाता रहा है। अगर आप भी जनधन योजना के तहत अपने बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, अभी जाइए और खाता खुलवाइए। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में जगह नहीं पाने से नाराज हैं। जहां ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए सुशील मोदी बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचे। हालांकि वे एयरपोर्ट पर अमित शाह की अगुवाई करने पहुंचे थे। जहां चर्चा है कि सुशील कुमार मोदी ने इस कदम के जरिए केंद्रीय नेतृत्व के पास अपनी नाराजगी दिखाई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में रोजगार बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आया था, जिसे पक्ष विपक्ष दोनों भुनाने में लग गए थे। इन सब के बीच शिक्षक नियुक्त घोटाला की एक नई बानगी रोहतास जिले से सामने आई है। ये विभागीय चूक नहीं है बल्कि बिल्कुल फर्जी हो रहा है। नियोजन इकाई की कृपा से जिलों में फर्जी शिक्षकों के बल्ले बल्ले है। यही नहीं, त्याग पत्र देना और सेवा से मुक्त होने के बाद भी वे नौकरी में बने हुए हैं। इसका खामियाजा अब विभाग के कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें निलंबन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, लंबे अंतराल के बाद यानी कि लंबे समय के बाद एक बार फिर से निगरानी की शुरू हुई कार्रवाई से फर्जी प्रमाण पत्र और गलत तरीके से बहाल शिक्षकों की सामता आने शुरू हो गई है। वे दफ्तर का चक्कर लगा के बीच का रास्ता निकालने के जुगाड़ में जुट गए हैं। जी हां, पिछले दिनों निगरानी जांच में जिन 3 शिक्षकों का बीपीएड का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है वे सगे भाई बहन हैं, जिनके विरुद्ध विजिलेंस प्राथमिकी दर्ज करेगी।
नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता की बागडोर संभाल ली है। जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश के शपथ ग्रहण पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि घुटन तो उन्हें भी होगी, घोट कर गला आवाम के फैसले का, आज सरेआम जो सच की कसम खा रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही अखिलेश यादव ने हैशटैग बिहार लिखा। जी हाँ, आपको बता दें कि राजद की हार के बाद अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। वह पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी ने जाने क्या कर दिया कि आखिरी समय अब सब पलट गया। बिहार में डेंगू के मरीजों की पहचान के साथ ही कोरोना और अन्य वायरल रोगों के मरीजों को चिन्हित करने के लिए उन रोगों से संबंधित जांच भी कराई जाएगी। जहां स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जांच सुविधा से मुक्त मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को डेंगू की जांच के साथ ही अन्य वायरल रोगों की जांच करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी पुराने मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा एवं पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में सभी वायरल रोगों के निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जहां यहां वायरल बुखार से पीड़ित मरीज डेंगू और अन्य रोगों के एक साथ फ्री में इलाज कराया जा रहा है। बिहार में छठ महापर्व से ठीक पहले उत्तर बिहार के लोगों को एक बार फिर से जाम की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। जहां छठ महापर्व के शुरू होने से एक दिन पहले ही पटना के गांधी सेतु पर भीषण जाम लगा है। जहां उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु पर मरम्मत कार्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्वी लेन को बंद कर दिया गया है। इसके कारण मंगलवार को दूसरे दिन भी महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लगा हुआ रहा। जहां हजारों की तादाद में वाहन जाम में फंसे हुए हैं। इससे यात्रियों का बुरा हाल है। जहां महात्मा गांधी सेतु पर रात 2 बजे ही जाम लगा है। महात्मा गांधी सेतु पर लगे इस जाम का असर NH-30 पर भी देखा जा रहा है। बिहार में रविवार को नीतीश कुमार ने सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। जहां बिहार की राजनीति में इस बार जो नई चीजें नजर आई वे सूबे के 2 उप मुख्यमंत्री मिलना है। जहां इसको लेकर नई चीजें सामने आई है। जहां एनडीए ने इस बार राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है और वह बना दिया गया है। वहीं सुशील कुमार मोदी को इस बार बिहार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जहां जेडीयू नेता और बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले अशोक चौधरी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुशील कुमार मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार में दूसरा सुशील मोदी नहीं हो सकता। शपथ ग्रहण करने के बाद बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि सुशील कुमार मोदी के कार्यकाल में बिहार का काफी विकास हुआ है। अमेरिका की एक दवा कंपनी जिसका नाम है मॉडर्ना इंक, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उनकी कोरोना वैक्सीन 94.5% प्रभावी पाई गई है। जहां कंपनी ने यह आंकड़ा वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल से मिलने अंतिम डाटा के आधार पर लिया है। कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन के अभी तक के ट्रायल के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। आपको बता दूं कि इसे एक हफ्ता पहले कंपनी फाइजर इंक ने भी अपने टीके के इसी तरीके के प्रभावी होने की घोषणा की थी। मॉडर्ना के अध्यक्ष डॉक्टर स्टीफन हॉज ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि 2 विभिन्न कंपनियों के समान परिणाम काफी आश्वस्त करने वाला है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मनोनीत सीएम थके हुए हैं। जी हाँ, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार के शपथ लेते ही उनके सहयोगी रह चुके प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तंज कसा। लगभग 120 दिन बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के शपथ लेते ही उन्हें बधाई दी। जहां नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से मनोनीत मुख्यमंत्री बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव के दौरान पूरी तरीके से चुप्पी साधे रखी थी। जहां उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट 20 जुलाई को किया था। कोरोना महामारी के बीच वे लगातार सवाल उठाते रहे थे। जहां लेकिन बिहार के चुनावी माहौल में उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। कोरोना महामारी से पूरा विश्व संकट में है और दुनिया में लाखों लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन की तलाश में जुटे हुए हैं और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद लोगों की रक्षा हो सकेगी। हालांकि अब WHO ने एक ऐसी बात कह दी है जो लोगों की इस उम्मीद को कुछ कम कर सकती है। जी हाँ, WHO प्रमुख ने बताया कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी वह इस कोरोना महामारी को अपनी आप रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी। जो उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद वो हमारे पास मौजूद अन्य माध्यमों को मजबूत तो करेगी लेकिन उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगी। WHO डायरेक्टर जनरल ने साफ कहा है कि एक वैक्सीन सिर्फ अपने दम पर महामारी को रोक नहीं पाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में राज्य के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन मिथिलांचल को सबसे अधिक जगह मिली है। जी हां, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री को अलग करके देखा जाए तो शपथ लेने वाले 10 मंत्रियों में 4 मिथिलांचल के हैं। सबसे अधिक हैरानी लोगों को इस बात पर हुई कि इस बार मगध प्रमंडल का प्रतिनिधित्व केवल हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संतोष सुमन ने किया। जी हां, वीआईपी के मुख्य सैनिक कोसी के हैं। जदयू कोटे के जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 2 मिथिलांचल के हैं। विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये भी मिथिलांचल का हिस्सा है। जबकि मधुबनी जिले के फुलप्रास विधानसभा क्षेत्र से जीत करके मंत्री बनी शीला कुमारी भी मिथिलांचल के कोटे में हैं। भाजपा कोटे से मंत्री बने रामप्रीत पासवान मधुबनी जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जहां जीवेश मिश्रा दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मगध, सीमांचल, चंपारण और मुंगेर, शाहबाद और तिरहुत से एक एक इलाके के हिसाब से अगर देखें तो मगध से हम के संतोष सुमन, सीमांचल से तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं। जी हां, चंपारण से रेणु देवी, शाहबाद से अमरेंद्र प्रताप सिंह और तिरहुत से रामसूरत राय को मंत्री बनाया गया है। जी हां, कोसी से केवल विजेंद्र यादव हैं। वैसे मुंबई में रहने वाले मुख्य सैनिक का घर भी कोसी इलाके में ही है। मेवालाल का इलाका मुंगेर का है। जी हां, मंगल पांडे गोपालगंज के रहने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन ने बनाया पंजाब का आइकॉन। जी हां, राज्य में चलाएंगे जागरूकता अभियान। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद यूएन से सम्मानित मिलने के बाद अब चुनाव आयोग ने उन्हें सम्मान दिया है। चुनाव आयोग ने उन्हें पंजाब राज्य का आइकॉन बना दिया है। इसकी जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। दोस्तों, YouTube पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्र छात्राओं के बैंक खाते में 7 लाख रुपए की धनराशि डाल रही है। जी हां, वायरल खबर में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जीवन लक्ष्य योजना के तहत 7 लाख रुपए की रकम छात्रों को दे रही है। जब इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर पूरी तरीके से फर्जी निकली। जी हां, सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह और ठगने के लिए आए दिन इस तरीके की कई खबरें वायरल होती रहती है, जिससे बचने के लिए केंद्र सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। इस खबर में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जीवन लक्ष्य योजना के तहत सभी छात्र छात्राओं के बैंक खाते में 7 लाख रुपए की धनराशि दे रही है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने साफ कहा है कि यह खबर पूरी तरीके से फर्जी है। PIB के मुताबिक यह दावा फर्जी है। जी हां, भारत सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है और न ही सरकार ऐसी कोई योजना चला रहा है। इससे पहले PIB फैक्ट चेक ने कन्या सम्मान योजना स्कीम को लेकर किए जा रहे दावे की भी सच्चाई बताई है। जी हां, दरअसल एक अन्य YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी बेटियों के बैंक खाते में कन्या सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए की धनराशि भेज रही है, लेकिन यह दावा भी बिल्कुल फर्जी है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। आप ऐसे YouTube चैनल से बच के रहिए जो फर्जी खबर फैलाते हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम तक पटना में रहे हैं, जहां पहले पार्टी कार्यालय, फिर राजभवन और अंत में मोरिया होटल में दोनों बड़े नेताओं ने पार्टी के आगे की रुख को लेकर विचार विमर्श किया। विचार का मसला पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लेकर भी था, जहाँ सभी मसलों पर विचार के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा देर शाम दिल्ली लौट गए। दोस्तों, बीजेपी बिहार की राजनीति में इस कदर नया प्रयोग करेगी, ये चुनाव कैंपेन के दौरान शायद ही किसी ने सोचा होगा। जहां लेकिन चुनाव जीतते ही बीजेपी ने मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से फेरबदल करके साफ कर दिया है कि राजनीति के प्रयोगशाला में बीजेपी के पास कई ऐसे चेहरे हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों के गुना गणित की बखियां उधेड़ सकते हैं। जहां इस कड़ी में बीजेपी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर न केवल बिहार में आगे की दिशा तय कर दी है, बल्कि बंगाल चुनाव भी रेणु देवी की भूमिका क्या होने वाली है इसकी पटकथा बीजेपी ने नए अंदाज में तैयार कर दिया है। रेणु देवी भाजपा की उप मुख्यमंत्री बन चुकी है और भाजपा ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने एक साथ साधे हैं। जहां बिहार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का अगला निशाना बंगाल है, जहां ममता को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। रेणु देवी बतौर उप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में ललकारने वाली है। सूत्र के मुताबिक बिहार के नई उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का बंगाल से पुराना नाता रहा है और वह बंगला भी काफी अच्छी खासी बोलती है। इसलिए बीजेपी एक महिला उप मुख्यमंत्री को बंगाल में उतारकर ममता बनर्जी को घेरने की फिराक में है, ताकि बिहार मतदाता सहित बंगला भाषी मतदाताओं पर भी रेणु देवी का गहरा असर पड़े। जाहिर है ममता बनर्जी को उनके ही शब्दों में जवाब देने की कला रेणु देवी में है।
चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में फिर से बगावत। नेताओं ने कहा है कि चाहे तो पार्टी से निकाल दो। जी हाँ, कभी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस आज एक ऐसी चौराहे पर खड़ी है जहां उसे ये नहीं पता है कि जाना किस ओर है। जहां बिहार चुनाव में मिली बेहद निराशाजनक हार के बाद पार्टी में एक बार फिर से गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। फिलहाल नाम ना लिए जाने की एक शर्त पर एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर पार्टी आला कमान के खिलाफ निर्णायक विद्रोह के संकेत दिए हैं। एक दिन पहले ही कपिल सिब्बल ने आवाज उठाते हुए कहा था कि कांग्रेस के लिए तो अब समीक्षा और आत्मचिंतन तक का वक्त निकल चुका है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जब हम पार्टी को खत्म होते नहीं देख सकते, इसलिए हम इस बार कदम वापस नहीं खींचेंगे। पार्टी किसी एक की नहीं है। एक नेता ने कहा है कि मुझे तो अब किसी भी पद की लालच नहीं है, ले लो मुझसे मेरा पद, वापस ले लो, लेकिन अब पार्टी ऐसे नहीं चलेगी। वही कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता ने कहा है कि निकालना हो तो निकाल दे मुझे पार्टी से, मगर अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां बिहार चुनाव में पार्टी की इतनी खराब प्रदर्शन के बाद भी कोई आत्ममंथन नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बिहार में नीतीश कुमार सरकार का गठन सोमवार को हो गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई है। इनमें से 7 नेता बीजेपी कोटे और 5 नेता जेडीयू खेमे से मंत्री बने हैं, जहां जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी से एक एक मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, जिनमें दलित, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेताओं को जगह मिली है। लेकिन नीतीश के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। बिहार में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि 15% की आबादी वाले मुस्लिम तबके को कोई नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में नहीं दी गई। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, लेकिन एनडीए से इस बार कोई भी मुस्लिम विधानसभा चुनाव जीतकर नहीं आया है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट में किसी मुस्लिम को जगह दी जाती है तो फिर विधान परिषद सदस्य को ही जगह मिल पाएगी। बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली है, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया है। एनडीए में 4 घटक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। पिछली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे जेडीयू के खुर्शीद उर्फ फिरोज भी इस चुनाव में हार गए हैं। जहां वही बीजेपी के साथ साथ वीआईपी और हम पार्टी ने किसी मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया था। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।